नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ट्रिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेटर टीआरई 2 के सेक्शन ए के कंप्लीट सिलेबस से बनने वाले लगभग 500 एमसीक्यूज। क्योंकि परीक्षा के अंतिम दौरान में आप सभी वीडियो तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक वीडियो देखकर अपने पूरे सिलेबस से बनने वाले एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के रहेंगे, क्योंकि इससे पहले 500 एमसीक्यूज वाली और हार्ड क्वेश्चन वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दी गई है, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित इजी टू मॉडरेट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं, ताकि हम अपने सिलेबस को जल्दी से रिवीजन कर सकें। इसके अंतर्गत हमने इन टॉपिकों वाइज जो है पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है और क्वेश्चनों के हिसाब से। जैसे अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 से 125 पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ें। जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल एग्जाम ट्रिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अब बढ़ते हैं हम पहले टॉपिक अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी से बनने वाले इजी टू मॉडरेट क्वेश्चनों की ओर। तो पहला प्रश्न है, दिव्यांगता शब्द का प्रयोग भारत में किसके स्थान पर किया गया? तो वो किया गया विकलांग के स्थान पर। कल आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों की एक वीडियो डाली गई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। बाकी काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सर डिस्क्रिप्टिव विद हेडिंग कराइए, तो कल या परसों में आप लोगों को वो वाली भी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर आप लोग बताना आप लोगों को कैसा मैटर चाहिए, हेडिंग वाला जिसमें बाकायदा हेडिंग लिखा हो और लास्ट में निष्कर्ष लिखा हो, या फिर नॉर्मली ऐसे। तो आप लोग जैसा भी कहेंगे वैसी वीडियो आप लोगों को कल दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो ये है RPWD एक्ट 2016, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। RPWD एक्ट 2016 में कुल कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं? तो इसमें जो है 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। अगला, दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल किस पर बल देता है? तो ये जो बल देता है वो समाज की बाधाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता का चिकित्सीय मॉडल किस पर आधारित है? तो वो आधारित है चिकित्सा उपचार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, इम्पेयरमेंट का अर्थ है, इम्पेयरमेंट का अर्थ होता है शरीर की संरचना या कार्य में कमी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी तक अपने सिलेबस से कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर अपने फुल सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, डिसेबिलिटी का संबंध किससे है? शरीर की कमी, गतिविधि करने में कठिनाई, समाज की समस्या या आनुवंशिक दोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गतिविधि करने में कठिनाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हैंडीकैप्ड का संबंध किससे है? सामाजिक बाधाओं से, शरीर की संरचना से, मानसिक क्षमता से, सीखने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, सामाजिक बाधाओं से। यानी हैंडीकैप्ड का सीधा संबंध उन सामाजिक
और वातावरणीय बाधाओं से है जो किसी व्यक्ति को समाज में समान रूप से भागीदारी करने से रोकती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो थे माइक ओलिवर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिव्यांगता की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो वो है प्रारंभिक पहचान, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, पुनर्वास का अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है समाज में पुनः समायोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, RCI का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, RCI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, RCI का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण व मान्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, UDID कार्ड किससे संबंधित होता है? तो वो दिव्यांगता पहचान से संबंधित होता है। अगला, UDID का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है यूनिक डिसेबिलिटी ID, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांगता का अधिकार आधारित दृष्टिकोण किस पर बल देता है? उपचार, दया, समान अधिकार या फिर अलग शिक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान अधिकार। अगला हमारा प्रश्न है, ICF का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है, अगर आपको वो देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें स्पेशल एजुकेशन से बनने वाली सभी फुल फॉर्म को कवर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ICF किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो वो WHO के द्वारा विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांगता के कारणों में कौन शामिल नहीं है? तो वो क्या है? आनुवंशिक शामिल है, पर्यावरणीय भी शामिल है, सामाजिक कारक भी शामिल है, लेकिन गणितीय यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, जन्म से पहले होने वाले कारण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेरीनेटल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जन्म के समय होने वाले कारण कहलाते हैं पेरीनेटल, पेरीनेटल या पोस्टनेटल या फिर कॉग्निटल? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरीनेटल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जन्म के बाद होने वाले कारण कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पोस्टनेटल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांगता के प्रति समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समावेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होता है विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंक्लूजन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सामान्य विद्यालय में सभी छात्रों को शिक्षा। अगला, दिव्यांगता के प्रति भेदभाव को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो वो दिया गया है कितने प्रतिशत। तो जो शिक्षा में अगर की बात की जाएगी तो 5% दिया गया है, अगर नौकरियों में बात की जाएगी तो 4% दिया गया है। तो इस हिसाब से शिक्षा यानी उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत? तो 5%। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का अर्थ, तो वो होता है बिना बाधा का वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला ब्रेल लिपि का उपयोग किस दिव्यांगता में होता है? तो वो होता है दृष्टिबाधित, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है श्रवण बाधिता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस प्रकार की समस्या है? तो ये शारीरिक है, विकासात्मक है, मानसिक रोग से संबंधित है या आनुवांशिक? तो ये विकासात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ADHD का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से, लिखने की समस्या, गणित की समस्या या फिर बोलने की? तो ये संबंधित होता है पढ़ने की समस्या से। अगला है डिस्ग्राफिया, तो जो डिस्ग्राफिया का संबंध होता है वो होता है लिखने से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, यानी गणित से संबंधित होती है। इसमें गणना, जोड़ घटाव, गुणा भाग जैसी कैलकुलेशन करने में क्या होती है? समस्या आती है। अगला सेरिब्रल पॉलिसी किस प्रकार की समस्या है? मानसिक, न्यूरोमोटर, श्रवण या फिर दृष्टि? तो ये हो जाएगा न्यूरोमोटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? तो वो क्रोमोसोमल असामान्यता के कारण होता है। हम अगला प्रश्न है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सहायक उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है हियरिंग एड किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो वो श्रवण बाधित लोगों के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है व्हील चेयर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है चलने में असमर्थ लोगों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है लो विजन किसे कहा जाता है? तो वो जो आंशिक दृष्टि होती है उसे ही लो विजन के नाम से जाना जाता है। अगला है स्पेशल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विशेष आवश्यकता की पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका संबंध होता है समाज में समान अवसर से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है समान विद्यालयों में समायोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सारे टॉपिक की अलग अलग वीडियो देख ली है वो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो आपका आंसर सही है या गलत है। अगला हमारा प्रश्न है स्पेशल एजुकेटर का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हो जाएगा, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता। हमारा अगला प्रश्न है इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो वो होती है एक सहायक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से एकदम सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान किसके लिए बनता है? तो वो बनता है दिव्यांग छात्रों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आईईपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत शिक्षण योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अर्ली इंटरवेंशन का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्रारंभिक सहायता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आज रिवीजन के 50 MCQs पढ़ लिए हैं। इससे पहले हम क्वेश्चनों में आगे बढ़ें, अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि अगली वीडियो से आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव मैटर मिलने वाला है। इससे पहले एक डेमो क्लास और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव की अलग से क्लास अपलोड कर दी गई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका जो मुख्य सिद्धांत होता है वो होता है समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन किस संगठन द्वारा प्रोत्साहित की गई? तो प्रोत्साहित किया गया यूनेस्को, यानी UNESCO। तो जिन लोगों को भी इसका फुल फॉर्म पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है सालामाचा स्टेटमेंट कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था 1994 को। अगला है सालामाचा स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है स्पेशल स्कूल का उद्देश्य क्या? तो विशेष आवश्यकता की पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी होता है? तो वो जिला चिकित्सा बोर्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है UDID कार्ड किसके लिए उपयोगी होता है? तो वो पहचान, शिक्षा, छात्रवृत्ति, इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है असिस्टिव डिवाइस का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है सुविधा प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है स्पेशल एजुकेशन में मल्टी डिस्पेंसरी टीम का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है कई विशेषज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किससे संबंधित है? कार्य कौशल, पढ़ाई, खेल, परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कौशल। अगला प्रश्न है स्पीच थेरेपिस्ट किस समस्या में सहायता करते हैं? तो बोलने की समस्या में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अगला है साइकोथेरेपिस्ट किससे संबंधित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति, यानी साइकोआर्थोपिस्ट किससे संबंधित होते हैं? तो वो शारीरिक गति से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है स्पेशल एजुकेटर को किस संस्था से मान्यता मिलती है? तो RCI से मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? तो सभी के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? सभी के लिए सुलभ शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक्सेसिबिलिटी का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पहुंच से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग भारत में किसने लोकप्रिय किया? तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत है? तो इसका सिद्धांत होता है इक्वालिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पार्टिसिपेशन का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है भागीदारी। अगला इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को क्या मिलता है? तो समान अवसर मिलता है। अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विकास का अर्थ क्या है? तो ये क्या होता है?
गुणात्मक परिवर्तन। अगला है वृद्धि का संबंध किससे होता है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता, इसे भी याद रखेंगे। अगला विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, तो वो शुरू होती है गर्भाधान से। अगला विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर किससे संबंधित है, तो वह है सेफोकॉडल से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहरी अंगों की ओर कहलाता है, तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। विकास की गति कैसी होती है, तो विकास की गति क्या होती है, असमान होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विकास के सिद्धांत किसने दिए, तो वो दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो जीन प्याजे ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है, तो वो दिया है फ्रायड ने। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास कितने चरणों में होता है, तो वो होता है 5 चरणों में, यानी जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो 5 चरणों में विभाजित होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं, तो वो होते हैं 4 चरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पियाजे के अनुसार पहला चरण, तो वो होता है संवेदी गति चरण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है संवेदी गति चरण की आयु क्या है, तो वो होती है 0 से 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक चरण की आयु, तो वो होती है 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है ठोस संक्रियात्मक चरण की आयु, तो वो होती है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक चरण की आयु है, तो वो होती है 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस चरण में विकसित होती है, तो वो होती है संवेदी गति। अगला है इगोसेंट्रिज्म किस चरण में प्रमुख होता है, तो संवेदी गति या पूर्व संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक। अगला है कंजर्वेशन की अवधारणा किस चरण में आती है, तो ये आती है ठोस संक्रियात्मक में। अगला है हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस चरण में विकसित होती है, तो वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक। अगला एरिक्सन के सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं, तो वो होते हैं 8 चरण। हमारा अगला प्रश्न है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट किस आयु से संबंधित है, तो वो होता है 0 से 1 वर्ष। अगला ऑटोनॉमी वर्सेज सेम किस आयु में होता है, तो वो होता है 1 से 3 वर्ष। अगला इनिटेटिव वर्सेज गिल्ड किस आयु में होता है, तो वो 3 से 6 वर्ष। अगला इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेंट्री किस आयु में होता है, तो वो होता है 6 से 12 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन किस आयु में होता है, तो वो होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, तो वो होता है पर्यावरण। हमारा अगला प्रश्न है वंशानुक्रम का संबंध किससे है, तो माता पिता से प्राप्त गुण। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण का संबंध किससे है, तो ये होता है
आसपास के प्रभाव से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तो परिवर्तन का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत सतत प्रक्रिया का अर्थ है? तो ये होता है विकास जीवन भर चलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है बाल विकास का अध्ययन किस विषय में होता है? तो वो होता है मनोविज्ञान में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा? तो ये कहा था जॉन डुई ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है इनसाइड लर्निंग किसने दिया? तो ये दिया है कोहलर ने। अब आगे से आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्टिव मैटर की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हमने फुल सिलेबस हार्ड एमसीक्यू और आज फुल सिलेबस इजी टू मॉडरेट के क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे हमारा जो सेक्शन ए कंपलसरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इसकी सबकी अलग अलग वीडियो और अब दो फॉर्मेट में, एक हार्ड और एक इजी टू मॉडरेट में आप लोगों को दी जा रही हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी डिस्क्रिप्टिव में हम आंसर को कैसे लिखें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को अब हम पढ़ने और लिखने वाले हैं। अगला प्रश्न है इनसाइड लर्निंग किसने दिया? तो ये दिया है कोहलर ने। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है? तो ये है स्किनर का। अगला है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? तो ये दिया पावलोव ने। अगला है बाल विकास में खेल का महत्व क्या है? तो ये है सीखने का माध्यम। हमारा अगला प्रश्न है विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये होता है समायोजन। हमारा अगला प्रश्न है विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? तो क्रमबद्ध सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का अर्थ? तो ये होता है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले सामान्य कौशल फिर विशेष कौशल, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध किससे है? तो ये होता है जैविक विकास से। अगला प्रश्न है सीखना लर्निंग का संबंध किससे है? तो ये संबंध होता है अनुभव से। हमारा अगला प्रश्न है बाल विकास का अध्ययन किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया है स्टैनली हॉल ने। अगला है स्टैनली हॉल किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किशोरावस्था के लिए। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा क्षेत्र शरीर से संबंधित है? तो वो संबंधित है शारीरिक विकास। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सोचने और समझने की क्षमता किस विकास से संबंधित है? तो वो है संज्ञानात्मक विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता किस विकास से जुड़ी है? तो वो सामाजिक विकास से। हमारा अगला प्रश्न है भावनाओं के नियंत्रण से संबंधित विकास है? तो वह है भावनात्मक विकास। हमारा अगला प्रश्न है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है किसने? वाइगोत्स्की ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जेडपीडी का अर्थ है? तो ये होता है सहायता से प्राप्त होने वाला ज्ञान। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जो अभी हम यहाँ पर पढ़ चुके थे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला हमारा प्रश्न है स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? तो ये है वाइगोत्स्की से। हमारा अगला प्रश्न है सोशल इंटरैक्शन का महत्व किस सिद्धांत में है? तो ये है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। हमारा अगला प्रश्न है रेनफोर्समेंट का संबंध किसका है? तो ये है स्किनर का। हमारा अगला प्रश्न है सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण है?
तो ये उदाहरण होता है प्रशंसा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है नकारात्मक प्रोत्साहन का अर्थ, तो ये होता है अप्रिय स्थिति हटाना। हमारा अगला प्रश्न है मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं, तो वो 3 स्तर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार पहला स्तर है, तो वो होता है प्री कन्वर्शनल, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है किशोरावस्था में प्रमुख विकास होता है, तो वो होता है शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, यानी ये सभी। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यूबर्टी का संबंध किससे होता है, तो वो होता है किशोरावस्था से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन किससे प्रभावित करते हैं, तो ये शरीर, व्यवहार, भावनाएं, यानी इन सभी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विकास का कौन सा चरण सबसे तेज होता है, तो वो होता है शैशवावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शैशवावस्था की आयु क्या मानी जाती है, तो वो 0 से 2 वर्ष की मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की आयु है, तो वो होती है 6 से 12 वर्ष। तो आप देख रहे होंगे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पेपर की दृष्टि से हैं उन प्रश्नों को लिया गया है ताकि हमारा फुल सिलेबस एक ही वीडियो में हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर उन प्रश्नों को लिया जाए जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव की जो वीडियो है वो आप लोगों को कल से मिलने लगेगी, तो आप लोग तैयार रहिए। और हम डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग वाइज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे कि सर हेडिंग वाइज ही डिस्क्रिप्टिव करवाइए। बाकी अगर आपका और कोई प्रश्न होगा डिस्क्रिप्टिव से लेकर तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है किशोरावस्था की आयु मानी जाती है, तो वो 10 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, तो वो होता है खेल। हमारा अगला प्रश्न है लर्निंग रीडीनेस का संबंध किससे है, तो वो होता है परिपक्वता से, नहीं ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसने किया, तो वो किया था जॉन डुई ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया, तो वो दिया है ब्रूनर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ब्रूनर के अनुसार सीखने के कितने प्रकार हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है इनएक्टिव स्टेज किससे संबंधित है, तो वो है क्रिया द्वारा सीखना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आइकॉनिक स्टेज का संबंध है, तो ये है चित्र से। हमारा अगला प्रश्न है सिंबॉलिक स्टेज का संबंध है, तो वो होता है भाषा से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, तो अवलोकन की, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है बालक के व्यवहार का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है सभी, यानी अवलोकन, प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आईक्यू का संबंध किससे है, तो ये संबंध होता है बुद्धि से, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है आईक्यू का सूत्र किसने दिया है, तो वो दिया है बिने ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है औसत आईक्यू कितना माना जाता है, तो वो माना जाता है 90। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू सामान्यतः होता है, तो ये होता है 120 से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है बौद्धिक दिव्यांगता का आईक्यू सामान्यतः होता है, तो वो 70 से कम। नेक्स्ट प्रश्न है मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम वीडियो को थोड़ा फास्ट में
कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 500 प्रश्न हैं और हमें क्या करना है, जल्दी से रिवीजन करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को फास्ट में पढ़ा रहे हैं। अगला है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो वो हैं 8 प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का संबंध है, तो वो संबंध होता है भाषा से। हमारा अगला प्रश्न है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का संबंध है, तो वो तर्क और गणित से। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस का संबंध है, तो वो संबंध होता है संगीत से, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस का संबंध, तो शरीर की गतिविधियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का संबंध है, तो इसका संबंध होता है दूसरों को समझना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का संबंध है, तो ये संबंध होता है स्वयं को समझना, यानी ऊपर जो प्रश्न था इंटरपर्सनल, ये जो हो जाएगा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वयं को समझना। यहाँ गलती से क्या हो गया था, ए हो गया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किसका अध्ययन है, तो वो है बालक के व्यवहार का, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंधित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत विकास सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में क्रिटिकल पीरियड का अर्थ है, तो ये अर्थ होता है विकास का संवेदनशील समय, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सेंसिटिव पीरियड का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास का उपयुक्त समय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विकास में आनुवंशिकता का अध्ययन किसने किया, तो वो किया है मेंडल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो वो हैं वाटसन, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, वाटसन के अनुसार सीखना किसका परिणाम है, तो वो परिणाम है पर्यावरण के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया, तो वो दिया है थॉर्नडाइक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ रेडीनेस किसका सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने को बढ़ाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंट्रिनिक मोटिवेशन का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आंतरिक प्रेरणा से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सट्रिनिक्स मोटिवेशन का उदाहरण है, तो ये होता है पुरस्कार से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में रुचि का महत्व क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी सीखना आसान बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में परिवार का महत्व क्या है, तो सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बालक का पहला विद्यालय क्या होता है, तो उसका परिवार ही क्या होता है, उसका पहला विद्यालय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खेल किस प्रकार का विकास होता है, तो खेल जो होता है वो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, इन सभी प्रकारों का क्या होता है, विकास होता है। अगला, बालक के सामाजिक विकास में कौन महत्वपूर्ण है, तो
परिवार, मित्र, विद्यालय ये सभी क्या होते हैं, बालक के विकास में सहयोग करते हैं, यानी बालक के सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकरण किसके द्वारा सबसे अधिक होता है? तो वो किसके द्वारा होता है? बच्चों के द्वारा, यानी बच्चे जो हैं दूसरों का अनुकरण करके क्या करते हैं, सीखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक किससे सबसे अधिक सीखता है? तो वो अनुकरण के द्वारा सबसे अधिक सीखता है। अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है बंडूरा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किससे संबंधित है? तो ये बंडूरा से संबंधित है। अगला हमारा ऑप्शन है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किसने किया? तो ये भी किसने किया था? बंडूरा ने ही किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो ये होता है परिवार, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बालक में आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है? तो वो प्रशंसा के द्वारा विकसित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बालक में अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है? तो वो मार्गदर्शन के द्वारा विकसित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का महत्व क्या है? तो वो सुधार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में प्रैक्टिस का महत्व क्या है? तो इससे क्या होती है? दक्षता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बालक की रचनात्मकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो स्वतंत्रता देकर बालक की रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, रचनात्मक सोच का संबंध किससे है? तो ये होता है कल्पना से, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होता है समग्र विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है समग्र विकास। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो वो एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ है? तो ये अर्थ होता है बालक केंद्रित। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा किस पर आधारित है? तो ये बालक की रुचि पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का अर्थ है? तो ये होता है क्रियाओं द्वारा सीखना। हमारा अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? तो ये जॉन डुई का सिद्धांत है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व विकास। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वो होता है छात्र। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के विकास में विद्यालय का महत्व है? तो सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में पीर ग्रुप का अर्थ है? तो ये होता है मित्र समूह। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास में कौन सहायक है? तो परिवार, विद्यालय, समाज, यानी ये सभी क्या होते हैं? बालक के नैतिक विकास में सहायक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? तो ये होता है समान अवसर। हमारा अगला प्रश्न है, वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य है? तो ये होता है नैतिक विकास। हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ स्किल एजुकेशन का उद्देश्य है? तो ये होता है जीवन कौशल विकसित करना। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का उदाहरण निर्माण, समस्या समाधान, आत्मविश्वास, यानी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो समाज का विकास। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो ये उपयोगी होता है शिक्षक,
अभिभावक, समाज, यानी इन सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है, तो वो है अनुभव। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो व्यक्तित्व का विकास। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का कार्य क्या है, तो वो होता है सभी बच्चों को समान अवसर देना। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में फीडबैक का उद्देश्य है सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, एडजस्टमेंट का अर्थ होता है तो वातावरण के साथ संतुलन। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो परिवार, मित्र, विद्यालय, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के अध्ययन की सबसे विश्वसनीय पद्धति कौन सी है, तो वो हो जाएगा अवलोकन। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा क्षेत्र नैतिक मूल्यों से जुड़ा है, तो वो हो जाएगा नैतिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ है, तो ये होता है स्वयं की धारणा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बालक का आत्मसम्मान किससे बढ़ता है, तो वो हो जाएगा प्रशंसा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बालक में सहयोग की भावना किससे विकसित होती है, तो ये हो जाएगा समूह कार्य से। हमारा अगला प्रश्न है, खेल का सामाजिक महत्व क्या है, तो ये होता है सहयोग सीखना, नियम सीखना, मित्रता बढ़ाना, यानी सभी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, इमोशनल मैच्योरिटी का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है भावनाओं का नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रेस का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मानसिक दबाव, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बालक में तनाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है, परिवार, परीक्षा, मित्र, यानी ये सभी क्या हैं, क्या हो सकते हैं, बालक में तनाव का मुख्य कारण बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक की रचनात्मकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ये होता है स्वतंत्रता देना, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिएटिविटी का संबंध किससे है, तो ये होता है कल्पना से, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के विकास में पोषण का महत्व क्या है, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वास्थ्य, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के स्वास्थ्य का मुख्य आधार क्या है, तो ये हो जाएगा पोषण, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो वो हो जाएगा संतुलित व्यक्तित्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, गाइडेंस का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है मार्गदर्शन। अगला है, काउंसलिंग का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है समस्या समाधान। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका है, तो वो होती है मार्गदर्शक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के विकास में माता पिता का महत्व है, तो भावनात्मक समर्थन, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा किसका संकेत है, तो वो सीखने की इच्छा का। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूरोसिटी किस विकास से संबंधित है, तो वो संबंधित होता है संज्ञानात्मक विकास से। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव होता है, तो वो होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी का अर्थ है, तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में कौन महत्वपूर्ण है, तो परिवार, विद्यालय, समाज, ये सभी क्या हैं, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो होता है व्यक्तित्व का विकास। हमारा अगला प्रश्न है, बालक का विकास किसके माध्यम से होता है, तो वो अनुभव के माध्यम से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लर्निंग एनवायरनमेंट का अर्थ, तो सीखने का वातावरण। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र विकास का अर्थ, तो ये होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक।
हमारा अगला टॉपिक है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। यानी अब इस टॉपिक से हम बनने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले जिन भी भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसलिए आप अपने एग्जाम टिप्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा का समाज में क्या संबंध है? तो शिक्षा समाज को प्रभावित करती है, समाज शिक्षा को प्रभावित करते हैं, यानी दोनों, अन्य ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो ये होता है समाज का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत में शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम द्वारा सुनिश्चित किया गया? तो वो किया गया RTE एक्ट 2009। हमारा अगला प्रश्न है, RTE एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए है? तो वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? तो वो होता है समान अवसर। हमारा अगला प्रश्न है, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का अर्थ है? तो वो होता है सभी को समान शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होता है समग्र विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य है? तो वो उद्देश्य होता है नैतिक मूल्यों का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सेकुलरिज्म का अर्थ है? तो वो होता है धर्म निरपेक्षता, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सोशलाइजेशन का अर्थ है? तो वो समाज के अनुरूप बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का मुख्य माध्यम क्या है? तो वो होता है परिवार, विद्यालय, समाज, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में सामाजिक न्याय का अर्थ है? तो ये होता है सभी को समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का आधुनिकीकरण किससे जुड़ा है? तो वो है विज्ञान और तकनीक से, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? तो वैश्विक ज्ञान, नई तकनीक, नए अवसर, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, ICT इन एजुकेशन का अर्थ है? तो ये होता है सूचना और संचार तकनीकी का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव सोसाइटी का अर्थ है? तो सभी को समान अवसर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? तो मानव संसाधन विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ स्किल एजुकेशन का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है जीवन कौशल विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का उदाहरण है? तो वो है निर्णय लेना, समस्या समाधान, संचार कौशल, ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जेंडर इक्वलिटी का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है स्त्री पुरुष समानता, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक न्याय, विकास, समान अवसर, यानी सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल इंटीग्रेशन का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय एकता, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ाती है? तो ये हो जाएगा समान मूल्य, समान अवसर, समान पहचान, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता होती है वो होती है विविधता, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसका संबंध है? तो वो भारत का, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी विविधता में एकता। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में संस्कृत का महत्व क्या है? तो वो होता है मूल्य, विकास,
परंपरा संरक्षण, सामाजिक पहचान, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का उद्देश्य है, तो वो होता है पर्यावरण संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए, सतत विकास के लिए, यानी इन सभी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सतत विकास का अर्थ है, तो जो सतत विकास का अर्थ होता है वो भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो वो होता है ज्ञान देना, व्यक्तित्व विकास, समाज का विकास, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है? तो वो होता है परस्पर। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? तो वो शुरू होती है जन्म से। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? परिवार, विद्यालय, समाज या फिर मीडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो रोजगार, आर्थिक विकास, कौशल विकास, ये सभी, ये ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है स्किल डेवलपमेंट का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है रोजगार, क्षमता बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है वोकेशनल एजुकेशन का संबंध है, तो इसका संबंध होता है व्यावसायिक कौशल। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? तो ये होता है संस्कृति का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृति का हस्तांतरण किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है शिक्षा के माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है सोशल चेंज का अर्थ है, तो ये अर्थ होता है समाज में परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है? तो वो परिवर्तन का साधन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मॉडर्नाइजेशन का अर्थ है, तो वो होता है आधुनिकीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा में आधुनिकीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो वो है विज्ञान और तकनीक, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी का अर्थ है, तो वो होता है लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है समान अवसर, स्वतंत्रता, समानता, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है इक्वालिटी का अर्थ है, तो वो होता है समानता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लिबर्टी का अर्थ है, तो लिबर्टी का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेटर्निटी का अर्थ है, तो फ्रेटर्निटी का जो अर्थ होता है वो होता है भाईचारा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शिक्षा किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 21A में। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है समग्र शिक्षा सुधार, यानी हमने अभी तक 300 प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो यहाँ तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो पूरे सिलेबस का रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए। अगला प्रश्न है NEP 2020 में शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो वो है 5+3+3+4। हमारा अगला प्रश्न है NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा किस आयु से शुरू होती है? तो वो होती है 3 वर्ष से। हमारा अगला प्रश्न है फाउंडेशनल स्टेज किस आयु से संबंधित है? तो वो है 3 से 8 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है प्री प्रेपरेटरी स्टेज किस आयु से संबंधित है? तो वो है 8 से 11 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है मिडिल स्टेज किस आयु से संबंधित है? तो वो है 11 से
14 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है सेकेंडरी स्टेज किस आयु से संबंधित है? तो वो संबंधित होती है 14 से 18 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है NEP 2020 में किस पर अधिक जोर दिया गया? तो वो कौशल आधारित शिक्षा पर यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कई विषयों का अध्ययन यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अनुभव द्वारा सीखना यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल एजुकेशन का मुख्य साधन क्या है? तो वो होता है इंटरनेट यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है ऑनलाइन लर्निंग का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है इंटरनेट द्वारा शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यानी यूट्यूब के माध्यम से हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये एक ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है। हमारा अगला प्रश्न है ओपन एजुकेशन का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सभी के लिए शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न है कि ओपन एजुकेशन के जितने भी स्कूल हैं आप लोग उनका नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला हमारा प्रश्न है डिस्टेंस एजुकेशन का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दूरस्थ शिक्षा से यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा में मीडिया का उपयोग किसके लिए होता है? तो जानकारी, जागरूकता, शिक्षा, सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मास मीडिया का उदाहरण है? तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये सभी क्या है? मास मीडिया के उदाहरण है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है शिक्षण को प्रभावी बनाना यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट का संबंध है? तो मानव क्षमता विकास से यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? तो इसका योगदान होता है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, तकनीकी विकास यानी ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक समाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समग्र विकास यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समग्र विकास यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का समाज में संबंध है? तो वो होता है प्रत्यक्ष यानी शिक्षा को जो समाज से संबंध होता है वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का सामाजिकरण में क्या योगदान है? तो ये होता है समाज के नियम सिखाना यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है समाज में परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो वो होता है शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वो समानता, स्वतंत्रता, सहयोग यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी। जिन भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को वहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। हमारा अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो वो लागू हुआ वर्ष 2009 में। अगला इसको लागू कब से कर दिया गया था? 2010 से। और ये एक्ट कब आया था? तो 2009 में आया था। हमारा अगला प्रश्न है हाँ देखिए वही प्रश्न यहाँ पर आ गया RTE एक्ट लागू कब से हुआ? तो 2010 से। और आया कब था? तो 2009 से। तो इस चीज़ को भी इस प्रश्न में याद रखेंगे कि लागू अगर पूछा जाएगा तो 2010 होगा। अगर ये पूछा जाए कि कब आया तो 2009 में। हमारा अगला प्रश्न है RTE के अनुसार शिक्षा अनिवार्य है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में। हमारा अगला प्रश्न है RTE का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा समाज के विकास में मदद करती है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका है, तो वो होती है प्रगतिशील की, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है, तो वो है विविधता, यानी डाइवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का कार्य है, तो वो होता है सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रसार, यानी उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक समानता को बढ़ाने का माध्यम है, तो वो माध्यम है शिक्षा का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है महिला शिक्षा का महत्व है, तो वो होता है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, परिवार विकास, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है लैंगिक समानता का अर्थ है, तो वो होता है समान अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा में लैंगिक समानता का उद्देश्य है, तो वो है समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना है, तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय का माध्यम है, तो वो होता है शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा में विविधता का अर्थ क्या है, तो अलग अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग धर्म, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है विविधता का सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका है, तो वो होती है महत्वपूर्ण भूमिका, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का उद्देश्य है, तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा में समान अवसर का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है सभी को शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक समावेशन का अर्थ है, तो ये होता है सभी को शामिल करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा में सामाजिक न्याय का उद्देश्य है, तो वो होता है समान अवसर। हमारा अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य होता है समान अवसर देना। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का समाज पर प्रभाव होता है, तो वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का प्रभाव शिक्षा पर, तो वो होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा राइट आंसर है वैश्वीकरण का अर्थ है, तो ये होता है विश्व स्तर पर संपर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है सूचना क्रांति का प्रभाव है, तो वो होता है शिक्षा में तकनीक, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल शिक्षा का माध्यम है, तो वो हो जाएगा इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ऑनलाइन शिक्षा का लाभ है, तो हो जाएगा लचीलापन, समय की बचत, दूरस्थ शिक्षा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
शिक्षा का आधुनिकीकरण का अर्थ है, तो वो होता है नई तकनीकी का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा और लोकतंत्र का संबंध है, तो वो होता है मजबूत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है स्वतंत्र सोच, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का सामाजिक कार्य है, तो वो होता है समाज का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य है, तो वो होता है संस्कृति का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का आर्थिक कार्य है, तो वो कौशल विकास, रोजगार, उत्पादन बढ़ाना, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास का माध्यम है, तो वो होता है शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का राजनीतिक कार्य है, तो वो होता है नागरिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है जिम्मेदार नागरिक बनाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता का माध्यम है, तो वो होता है शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का नैतिक उद्देश्य है, तो वो होता है नैतिक मूल्यों का विकास। हमारा अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक 500 MCQs वाली हार्ड क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है, वो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हार्ड प्रश्नों को लिया गया है। और ये जो वीडियो है इसमें इजी टू मॉडरेट प्रश्नों को रखा गया है, ताकि आप इन दोनों वीडियो के माध्यम से आसान, मध्यम और कठिन प्रश्नों को देख सकें, हल कर सकें और समझ सकें, ताकि अगर उनसे बनने वाले और भी प्रश्न आते हैं तो आप उन प्रश्नों को कर पाने में समर्थ हों। तो हमारा अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है चरित्र निर्माण। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का पर्यावरणीय उद्देश्य है, तो वो होता है पर्यावरण संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है सतत विकास का संबंध, तो वो पर्यावरण से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, उपरोक्त सभी से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है जागरूकता, संरक्षण, जिम्मेदारी, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य है, तो जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञान, कौशल, मूल्य या उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना और मूल्य प्राप्त करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य है, तो वो होता है रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा समाज में लाती है, तो परिवर्तन, विकास, जागरूकता, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, तो वो मानव विकास। हमारा अगला प्रश्न है उभरते भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका है, तो वो होती है विकास, समानता, सामाजिक न्याय, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पहला अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, दूसरा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा अगला टॉपिक था इमर्ज जो है इंडियन सोसाइटी वाला, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है यानी 4th टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित। अब हम इससे बनने वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं।
इससे पहले जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो नहीं देखी वो लोग ज़रूर देख लें। और कल से आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने वाली क्लास प्रारंभ कर दी जाएगी, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। तो उसका मुख्य सिद्धांत होता है समान अवसर। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है। तो वो आधारित है समानता पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो वो होती है मार्गदर्शक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विद्यालय होना चाहिए। तो वो होना चाहिए लचीला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में क्या आवश्यक है। तो वो आवश्यक होता है सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लाभ है। तो वो लाभ होता है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसके लिए है। तो वो होती है सभी बच्चों के लिए, यानी चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों और चाहे नॉर्मल बच्चे हों। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम भी लचीला होना चाहिए और मूल्यांकन भी क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। तो वो होता है शून्य अस्वीकृति। हमारा अगला प्रश्न है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का अर्थ है। तो वो होता है किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना करना। हमारा अगला प्रश्न है, आईईपी का पूरा नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जिन लोगों को स्पेशल एजुकेशन से संबंधित फुल फॉर्म्स पढ़ना है तो वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी वीडियो आप लोगों की चैनल पे अपलोड कर दी गई है। क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर फुल फॉर्म से क्वेश्चन D++ में भी आते हैं और जो भी स्पेशल एजुकेशन होते हैं और इससे अतिरिक्त टेट हो या सीटेट हो उसमें भी आते हैं। तो इसलिए उस वीडियो को बाकायदा डिटेल में बनाकर वहाँ पर चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, आईईपी किसके लिए बनाया गया है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आईईपी को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आईईपी का उद्देश्य है। तो वो होता है व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहयोग करते हैं। तो शिक्षक, अभिभावक, विशेषज्ञ, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, रिसोर्स टीचर का कार्य है। तो वो होता है विशेष सहायता देना, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण है। तो ब्रेल, हियरिंग एड, व्हील चेयर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सब क्या है, ये सभी समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण है। हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लिपि है। तो वो है ब्रेल लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। तो यो उपयोगी क्या है, हियरिंग एड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है। तो वो आवश्यक है सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए। तो धैर्य, सहानुभूति, समझ, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है समान शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो वो होना चाहिए सहयोगात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है, तो वो होता है मानव अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का उद्देश्य है, तो ये होता है सभी के लिए शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूडीएल का सिद्धांत है, तो ये होता है लचीली शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता को माना जाता है, तो वो माना जाता है शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए, तो वो कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो ये आवश्यक है सहयोगात्मक शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में उपयोगी है, तो वो उपयोगी होता है समूह कार्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सहपाठी सहायता पीर सपोर्ट का अर्थ है, तो वो अर्थ होता है सभी साथियों की मदद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लाभ, तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सामाजिक विकास या उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में भेदभाव होना चाहिए, तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा है, तो वो नकारात्मक दृष्टिकोण, संसाधन की कमी, परीक्षण की कमी, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समाधान है, तो शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्धता, जागरूकता, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में तकनीकी का उपयोग, तो सहायक तकनीक, डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन शिक्षा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सहायक तकनीक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो सहयोग, समझ, संवेदनशीलता, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का कार्य है, तो वो होता है अनुकूलन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूलन का अर्थ है, तो वो होता है शिक्षण में बदलाव, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में संशोधन का अर्थ है, तो वो होता है पाठ्यक्रम में बदलाव, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो वो आवश्यक है टीम वर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, तो वो होता है समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विद्यालय होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, बाधा मुक्त होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बाधा, बिना बाधा का वातावरण, यानी बाधा रहित वातावरण, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रैंप का उपयोग होता है, तो व्हीलचेयर के लिए, यानी रैंप के माध्यम से दिव्यांग
जो व्यक्ति होगा वो क्या कर सकता है, वो ऊपर जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में अभिभावक की भूमिका है, तो वो हो जाएगा सहयोग। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका होती है, तो वो होती है समर्थन की। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो जागरूकता, प्रशिक्षण, सहयोग, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध है, तो वो है मानव अधिकार से। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए संवेदनशीलता, सहानुभूति, समझ, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का लाभ है, तो वो होता है सामाजिक समरसता, समान अवसर, आत्मविश्वास, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण है, तो वो क्या महत्वपूर्ण है, सहयोग। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है सभी के लिए शिक्षा। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है, तो वो समानता। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो वो आवश्यक होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है, तो वो सामाजिक न्याय। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो सहयोगात्मक वातावरण। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षण रणनीति है, तो समूह शिक्षण, सहपाठी सहायता, सहयोगात्मक शिक्षण, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण है, तो वो है विद्या का सम्मान। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, तो समावेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए, तो वो धैर्य, समझ, सहानुभूति, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लाभ, तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक विकास। यानी उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो आवश्यक है प्रशिक्षण, संसाधन, जागरूकता, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो है समान शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो वो है सकारात्मक वातावरण। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में महत्व है, तो वो सहयोग। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है, तो वो है समान अवसर। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य होता है सामाजिक समावेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो सहानुभूति, समझ, सहयोग या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, तो वो होता है सभी के लिए शिक्षा। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है, तो वो होता है सभी के लिए शिक्षा। यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है पढ़ने से। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ADHD का संबंध है, तो वो ध्यान और सक्रियता से। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटिज्म प्रभावित करता है, तो वो सामाजिक संचार को प्रभावित करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया है,
तो वो है निरंतर, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है विकास को प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। पियाजे का सिद्धांत है, तो ये है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वागोत्स्की का सिद्धांत है वो, तो वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जेडपीडी का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो ये होता है समग्र विकास। अगला हमारा प्रश्न है समावेशी शिक्षा का आधार, तो वो होता है समानता। अगला आईईपी का उद्देश्य होता है तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का अर्थ है, तो वो सहायक तकनीकी। अब हम कुछ क्वेश्चनों को रिवीजन के तौर पे लेने वाले हैं और इनको हम फास्ट वे में पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है ब्रेल किसके लिए होती है, तो वो दृष्टिबाधितों के लिए। हेडिंग एड किसके लिए होता है, तो वो श्रवणबाधितों के लिए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य तो सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना। अब यहाँ से हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है, इसमें हम क्या करेंगे मिक्स टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है, तो वो है समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित नियम है, तो RPWD एक्ट 2016। हमारा अगला प्रश्न है RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगताओं की श्रेणियां हैं, तो 21 श्रेणियां हैं, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है RTE अधिनियम पारित हुआ, तो वो पारित हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 2010 में। हमारा अगला प्रश्न है RTE एक्ट के अनुसार अनिवार्य है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का अर्थ है सभी बच्चों को शिक्षा। अगला है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का अर्थ है तो बाधा रहित वातावरण। तो आप इन जो रिवीटेड क्वेश्चन है ये जो है रिवीजन के लिए बनाए गए हैं, ताकि जिन हमने प्रश्नों को पढ़ा है तो हम 20 से 30 प्रश्नों में उनको रिवाइज कर लें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है यूडीएल का पूरा नाम है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, इसीलिए हम इसको क्या करें फास्ट वे में पढ़ रहे हैं ताकि रिवीजन जो है जल्दी से कर पाएँ। हमारा अगला प्रश्न है रिसोर्स टीचर का कार्य है, तो विशेष सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पीर सपोर्ट का अर्थ है, तो सभी साथियों की सहायता। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए लचीला होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी मूल्यांकन होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए लचीला। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की विशेषता है, तो वो विशेषता है संवेदनशीलता सहानुभूति समझ उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी विद्यालय की विशेषता है, तो वो होती है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है सोशल इंक्लूजन का अर्थ है, तो वो होता है सभी को शामिल करना। हमारा अगला प्रश्न है एडॉप्टेशन का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है शिक्षण में बदलाव, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मॉडिफिकेशन का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम में बदलाव, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है आईईपी का उपयोग होता है, तो ये होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो वो होता है सामाजिक समावेशन। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अधिकार है, तो ये होता है मानव अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो शिक्षक प्रशिक्षण संसाधन जागरूकता उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, तो वो होता है दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए। हमारा अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि का उपयोग होता है, तो ये होता है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है हियरिंग एड का उपयोग होता है, तो वो होता है श्रवण बाधित छात्रों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है, तो सभी के लिए
शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा कक्षा में महत्वपूर्ण है, तो वो है विविधता का सम्मान। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए धैर्य, सहानुभूति, समझ और उपरोक्त सभी। तो अगला हमारा प्रश्न है समावेशी शिक्षा का लाभ है, तो वो होता है आत्मविश्वास, सामाजिक विकास, समान अवसर, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, तो समान शिक्षा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में आवश्यक है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में सहयोग करते हैं, तो शिक्षक, अभिभावक, विशेषज्ञ, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का संबंध है, तो सामाजिक न्याय से। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में विद्यालय को होना चाहिए, तो बाधा मुक्त। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये होता है सभी के लिए समान गुणवत्ता शिक्षा। तो आज के प्रश्नों में हमने सेक्शन ए कंपलसरी के सभी टॉपिक से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है, ताकि आप इससे पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकें। ये जिसमें हमने कुछ प्रश्नों का रिवीजन भी किया है, ताकि हमने आगे क्या पढ़ा वो हम पीछे के क्वेश्चनों में रिवाइज कर सकें। तो हमने कम से कम 30 से 35 रिवाइज क्वेश्चन लिए थे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि हमने आगे क्या पढ़ा और हम उसको कर पा रहे हैं या नहीं। और इसके पहले हमने 500 MCQs वाली हार्ड क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी अब हम डिस्क्रिप्टिव मैटर्स के साथ मिलने वाले हैं। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।